हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए PYQs, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेई मेंस में आए हुए हैं, है ना। तो ये जो पेपर है ये 24 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसे हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं कि जेई मेंस 2 महीने और ज्यादा शिफ्ट हो चुका है ना। जून और जुलाई में आने वाला है। तो हमें तो अपनी तैयारी करके रखनी है, और तैयारी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्या होता है एट द लास्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड ही जो अपना शेड्यूल बनता है या पैटर्न बनता है वो उससे रिलेटेड रखता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन मोल अ परफेक्ट गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ए बी जो है, ए बी प्रोसेस हमें दे रखा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और V1 टू V2 जा रहा है, तो V2 की वैल्यू कितनी है, वो 2V1 है। एंड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2। BC प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, और हमारा आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये P2 है। ओके। CA जो है वो आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, और प्रेशर चेंज हो रहा है P2 टू P1। कितना हो रहा है, P2 टू P1। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल ऑफ ABCA। तो बच्चों वर्क डन की बात करें तो यहां पे देखते हैं। तो देखो, टोटल जो वर्क होगा, वर्क ऑल, वो बेसिकली क्या होगा, वर्क डन इन AB प्रोसेस, वर्क डन इन BC प्रोसेस, एंड वर्क डन इन CA प्रोसेस। ओके, यहाँ पे CA डायरेक्टली जीरो है, क्योंकि ये क्या है, ये आइसो, जो CA प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, डायरेक्टली जीरो होता है। AB प्रोसेस क्या है बच्चों, AB प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल। क्या है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में वर्क डन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है IAB इज इक्वल टू NRT ln V2/V1। कितना होता है, V2/V1। तो ये हो जाएगा NRT ln V2 की वैल्यू कितनी है, 2V1/V1। तो बेसिकली बचेगा क्या, 2। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर BC की बात करें तो वर्क डन इन BC प्रोसेस, देखो अब ये PV कर्व दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, PV कर्व। तो PV कर्व का हमें पता है, जो एरिया होता है, जितना एरिया वो सस्टेन करता है, वही उसका क्या होता है, वर्क। यस, वही उसका वर्क होता है। तो वर्क डन बाय BC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एरिया। तो एरिया कितना हुआ, तो P2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो P2 हो गया, और V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, दैट मीन दिस इज P2 डेल्टा V। बट यहां पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में कहीं भी P1 P और V में नहीं दिया हुआ है, ओनली T में दिया हुआ है ऑप्शन। तो मतलब कि इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन, P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो P2, तो इसे हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे B पॉइंट पर तो टेम्परेचर कितना है, T। C पॉइंट पर हम मान लेते हैं कोई T1 है। और ये प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मतलब कि प्रेशर यहां रहेगा कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट में क्या होता है, देखो कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहां पे क्या लिखूंगा कि V2/V1 इज इक्वल टू T2। T2 कितना है, T अपॉन T1, T1 T1 है। अब 2V1, देखो V2 की वैल्यू कितनी है, 2V2, तो 2V2, तो यहां से T1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, देखो T1 इज इक्वल टू T/2। कितनी हो जाएगी, T/2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे दिस इज P2 डेल्टा V को लिख सकते हैं NR डेल्टा T। डेल्टा T मतलब T फाइनल, T फाइनल कितना है, वो है T1, माइनस इनिशियल है T। T1 की वैल्यू पुट करो तो दिस इज NR T/2 माइनस T, दैट मीन दिस इज माइनस ऑफ NR T/2। ओके, दिस इज इक्वेशन। अब देख सकते हैं कि जो हमने टोटल वर्क निकाला था, तो टोटल वर्क कितना आ रहा था, टोटल वर्क, वर्क ऑल इज इक्वल टू वर्क डन इन AB प्रोसेस प्लस वर्क डन इन BC प्रोसेस प्लस वर्क डन इन CA प्रोसेस। CA प्रोसेस में डायरेक्टली जीरो था। AB की बात करें तो AB में कितना आ रहा है भाई, AB में आ रहा है NRT ln2। तो दिस इज NRT ln2 प्लस BC में कितना आ रहा था, BC में आ रहा था सर माइनस, माइनस आ रहा था, तो माइनस NR T/2।
तो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो दिस इज nRT ln2 माइनस ऑफ हाफ, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है, तो अगर हम आंसर चेक करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 nRT ln2 माइनस हाफ इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फोकल लेंथ f is related to the radius of curvature r of the spherical convex mirror। spherical convex mirror की बात हो रही है, तो convex mirror पहले बना लेते हैं, तो ये हमारा convex mirror हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये हमारा हमने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फोकल लेंथ बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो हम बोल सकते हैं r इज इक्वल्स टू f बाई 2, सॉरी r इज इक्वल्स टू 2f, r इज इक्वल्स टू 2f, मतलब कि जो f होगा फोकल लेंथ बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ, दैट मींस r बाई 2। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट, या 1 ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओहो, यंग्स डबल स्लिट, ये तो वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। तो इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, मतलब कि पहले की स्लिट साइज 3 टाइम्स है किसके, सेकंड वाले के। नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विथ, सो फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमा टू द इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस प्रोसेस। तो देखो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज आंसर। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख देंगे, तो हमें दे रखा है कि सेकंड की जो विथ है, या W से शो कर लो इसे, D से शो करना मतलब कि S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस हो जाती है ना, तो यहां पे मैंने कहा कि विथ of second is 3 times of width of first and amplitude is directly proportional to width, so हम क्या कहेंगे कि A2 is equals to 3 times of A1। okay, this is equation। second things हमसे क्या पूछा है, इंटेंसिटी का रेशियो, तो I max अपॉन I minimum डायरेक्ट क्या होता है, तो ये होता है भाई साहब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो A1 प्लस A2 की बात करें तो यहां पे मैं लिख सकता हूं A1 प्लस A2, A2 कितना है, A2 कितना 3A1, तो 3 से 3A1 का होल स्क्वायर अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 3A1 लिख लो। ठीक है, अब लेकिन ये एम्पलीट्यूड की बात होगी ना, यहां पे एम्पलीट्यूड होना चाहिए, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड माइनस ऑफ A2, और A2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी दिस इज A1 में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे A1 माइनस ऑफ A2 की वैल्यू कितनी है, 3A1 के बराबर है ना, तो यहां पे एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो ये अगेन 3A1 हो जाएगा का स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर तो आ गया 4A1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया, ये बचेगा 2, तो 2A1 का होल स्क्वायर, A1 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस 4:1, क्या हो जाएगा 4:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है, हमारा ग्रेविटेशन से है। तो इसमें क्या लिख रखा है, टू स्टार ऑफ masses m and 2m at a distance of d rotates about their common center of mass in a free space, so find the period of revolution। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। अब 2 है मासेस, तो ये हमारा m हो गया, और इसको हम मान लेते हैं 2m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है d। तो सबसे पहले तो इनका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे तो हम यहीं से निकाल लेते हैं, तो r सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जो भी है कि m इंटू 0 प्लस 2m इंटू डी अपॉन टोटल मास विच इज 3m, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2/3d। तो यहां से 2d/3 डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो रिमेनिंग कितनी बची, तो सर रिमेनिंग बची d/3, इससे ज्यादा तो हम
कर ही सकते हैं, है ना, d/3। अब टाइम ऑफ पीरियड निकालना है ना, क्या निकालना है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या टाइम पीरियड निकालना है, ऐसा समझ लो। तो हमने माना कि ये ओमेगा से घूम रही है। अब इसको घुमाने के लिए कौन एप्लीकेबल होगा बच्चों, तो हम कह सकते हैं सेंट्रल पीटल फोर्स। सेंट्रल पीटल फोर्स ही लग रहा होगा इसको घुमाने के लिए। तो इस सेंटर के ऑफ मास अगर देखें तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, है ना। और ये ग्रेविटेशन फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रल पीटल फोर्स के, सेंट्रल पीटल एक्सेलरेशन के। तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास विच इज 2m इनटू ओमेगा स्क्वायर, या फिर अभी एसी लिख देता हूं मैं इसे ना, एसी, दिस वन इज एसी। अब ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो जी m1 विच इज m, m2 विच इज 2m अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास विच इज 2m, क्योंकि मैं 2m पर लिख रहा हूं ये चीज, है ना, इंटू एसी, एसी कितना होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर, आर कहां से होता है, सेंटर से, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा d/3, कितना हो जाएगा d/3। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि m से m कैंसिल हो गया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3, 2 से 2 भी कैंसिल कर लेते हैं, 3gm अपॉन डी क्यूब, ठीक है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3gm अपॉन डी क्यूब। ओके, नाउ क्या निकालना है भाई, सर टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 बाय ओमेगा। क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 बाय ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा डी क्यूब अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 3gm। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो मैच करें तो हमारा सेकंड आंसर इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देखा जाए तो ये करंट का क्वेश्चन है ना। तो यहां पे हम देख सकते हैं अ करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन द टाइम एज आई इज इक्वल्स टू एल्फा नॉट टी समथिंग कुछ है, वहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू भी दे रखी है। तो फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर इन समथिंग। तो चार्ज हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो हमें तो पता है जो सबसे फंडामेंटल होता है करंट का, वो क्या होता है कि I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए क्या करेंगे, तो चार्ज के लिए हम लिख देंगे सर डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां पे डी क्यू इज इक्वल्स टू आई, आई कितना होगा, तो आई हो जाएगा सर एल्फा, एल्फा नॉट की वैल्यू है 20 टी प्लस 8 टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, नाउ कहां से कहां तक लिखना है, फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ अ वायर इन 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड तो जीरो पर तो जीरो था, जीरो टाइम पर जीरो चार्ज था, तो 15 टाइम पर कितना हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये तो हो जाएगा क्यू लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 20 टी स्क्वायर बाई 2, 15 टू 0 प्लस 8 टी क्यूब बाय 3, 15,0। तो यहां से ये 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 का स्क्वायर, 0 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 15 का क्यूब, 15 का क्यूब। अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आएगा 11,250 कुलाम, कितना 11,250 कुलाम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज 11,250 कुलाम। इसको सॉल्व कर लेना है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा इन 15 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रिजिड बॉडी का क्वेश्चन है ना। तो रिजिड बॉडी हमारी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, रिजिड बॉडी पूरा मैकेनिक्स का एक बेस बनाता है। अगर मैकेनिक्स पूरी करनी है तो सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी कर लो, ठीक है। नाउ
क्वेश्चन है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज having same masses and radius are reported as I1, I2, I3, I4। ठीक है, मतलब मासेस सेम है और रेडियस भी सेम है। बस यहाँ पे क्या है कि I1 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थ्री थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो बच्चों इसमें तो क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो बस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए। तो फर्स्ट है हमारे पास I1। I1 किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है इसका, तो I1 होता है mr²/2। क्यों, क्योंकि सेंटर के अबाउट जो परपेंडिकुलर पास होता है उसके अबाउट कितना होता है, वो होता है mr²। पर डायमीटर के अबाउट अगर देखा जाए तो डायमीटर के अबाउट होता है mr²/2। ठीक है। I2 की बात करें तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ डिस्क गोइंग थ्रू अ सेंटर। तो यहां पे भाई साहब डिस्क है, क्या है, डिस्क, और हमें किसके अबाउट निकालना है, सेंटर से पास होने वाली और परपेंडिकुलर। तो I2 कितना हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट पता है, इसका रेडियस है r, मास है इसका m, तो ये भी कितना होता है, दिस इज ऑल्सो भी mr²/2। कितना होगा, mr²/2। ठीक है। थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है, थर्ड सर सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर कैसा होता है सर, सॉलिड सिलेंडर तो ऐसा होता है ना, सॉलिड सिलेंडर तो सर ऐसा होता है। अब सॉलिड सिलेंडर का हमें किसके अबाउट फाइंड करना है, तो सॉलिड सिलेंडर का उसकी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अबाउट कितना होता है, सभी को पता है कितना होता है, mr²/2। ओके। नाउ फोर्थ लास्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का तो सभी को पता होता है, विच इज 2/5 mr²। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज I4 इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 0.4 mr²। तो यहां पे क्या देख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज ग्रेटर देन I4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज right answer for this question, which is I1 is equals to I2 is equals to I3 is greater than I4। okay, now the next question। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रकट होता है, given below the two statements हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट है, two proton having equal linear momentum having equal wavelength, मतलब जिनकी मोमेंटम इक्वल हो उनकी वेवलेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है। सेकंड है, इफ द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज डिक्रीज देन द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो भी डिक्रीजेस। तो हमें राइट ऑप्शन यहां पे चूज करना है। तो देखो, अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करता हूं, स्टेटमेंट 1, तो हमें पता है जो मोमेंटम होता है बच्चों, क्या मोमेंटम वो कितना होता है, P इज इक्वल टू h/λ होता है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ की तरह। तो अगर मैं h की बात करूं तो h क्या है हमारे यहाँ पर, h क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर टू प्रोटॉन हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा तो उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो हम क्या कहेंगे कि P1/P2 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। अब क्या है, P1 P2 क्या है, इक्वल, तो λ1 और λ2 भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है भाई, क्या है, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, इफ द वेवलेंथ ऑफ डिक्रीज, क्या, वेवलेंथ इज डिक्रीज देन द मोमेंटम। तो ये तो गलत हो गया, मोमेंटम तो क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि जो मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ के। सो लैम्डा या P डिक्रीजेस, या हम बात करें लैम्डा की, लैम्डा डिक्रीजेस, सो मोमेंटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा गलत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के लिए तो E इज इक्वल टू होता है hc/λ। तो लैम्डा गिरने पर
एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसएचएम का। तो क्या है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर अ मास m is attached to a horizontal spring which is fixed on the one end of the rigid support. Now the spring constant of spring k, the mass oscillate on a frictionless surface with the time period of t and amplitude a. When the mass is in equilibrium position as shown in the figure, another mass m is gently fixed upon it, so find the new amplitude of the oscillation. तो बेसिकली हमें नया एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नया एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो हम यहां पे लिख सकते हैं कि यही पोजीशन हमें क्या दी हुई है, देखो यही पोजीशन हमें मीन पोजीशन दी हुई है, और मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो ए ओमेगा होती है। क्या होती है, ए ओमेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम है भाई मीन पोजीशन तो चेंज होगी नहीं, या होगी, नहीं होगी। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो कि बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे रख रहे हैं, तो वो कितना था, कैपिटल एम इंटू वी इनिशियल। ठीक है, फाइनल मोमेंटम, अब दोनों ऐड हो जाएंगे तो m प्लस कैपिटल M और फाइनल वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन। एंड अगेन ये भी क्या है, मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो होगी a ओमेगा, a, और ओमेगा की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, इनिशियल ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम। तो ये हो जाएगा a अंडर रूट ऑफ के बाय एम, क्योंकि पहले कैपिटल एम था, इक्वल्स टू फाइनल, तो ये हो जाएगा m प्लस कैपिटल m, और ये हो जाएगा a डैश जो कि नया एम्पलीट्यूड होगा और नई एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा डैश। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल a m अंडर रूट ऑफ k अपॉन m इज इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल m a डैश, और न्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगी, न्यू वेलोसिटी में दोनों मास ऐड हो जाएंगे एंगुलर वेलोसिटीज, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में दोनों मास ऐड हो जाएंगे, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। नाउ सॉल्व कर लेंगे तो a डैश की वैल्यू कितनी आएगी, तो आफ्टर सॉल्विंग दैट a डैश आएगा a अंडर रूट ऑफ m अपॉन m प्लस कैपिटल एम। तो ये हमारा क्या होगा, ये नया एम्पलीट्यूड होगा सिस्टम का आफ्टर प्लेसिंग द स्मॉल मास ऑफ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 विच इज a अंडर रूट m अपॉन m प्लस कैपिटल m इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन क्या मतलब, इसमें क्या है, क्वेश्चन तो इजी है, बस इसमें अपन को रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। तो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, जिसमें लिख रखा है कि इफ y k एंड ईटा आर द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, तो चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर दिस पैरामीटर। तो हमें करेक्ट रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहां पे हम बात करें तो हमें बोला है y जो है वो तो है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, k क्या है, k है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और ईटा, ईटा है यहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखो यहां पे आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मैं बात करूं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस
एंड सिग्मा की। तो हमें पता है कि ये जो रिलेशन होता है ये होता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। क्या होता है यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहां से अगर मैं सिग्मा निकालना चाहूं तो सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 आएगा, यस, और y माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 3k, तो 1 माइनस y अपॉन 3k। दिस इज इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि यंग्स मॉडुलस ईटा है ना, तो रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस एंड सिग्मा में क्या रिलेशन होगा, तो वो होता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, सर ये तो है यंग्स मॉडुलस अपॉन 2 ईटा और 2 ईटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन 2। ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 क्या है, हमारी सेम ही तो है, सिग्मा ही तो है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस यंग्स मॉडुलस 3k इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस 2 ईटा माइनस 1। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू को फाइंड करना। तो k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी k इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ईटा अपॉन 9 ईटा माइनस 3y। ठीक है। तो ये रिलेशन आएगा किसमें, ईटा, यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के बीच में। ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विच इज k इज इक्वल्स टू ईटा यंग्स मॉडुलस अपॉन 9 ईटा माइनस 3y। जो तो डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये है मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन। तो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव बीन शोज अलोंग विद some transition marked A, B, C, D, E. Okay, so the transition A, B, C respectively represent. तो A, B and C क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें वो चीज पता करनी। तो हम देख रहे हैं कि A जो है, A कहां से कहां तक आ रहा है, A आ रहा है सर कंटिन्यूसली, मतलब 0 से लेके 1 तक आ रहा है। क्या 0 से 1, तो 1 में जो आता है वो क्या होता है, लाइमन सीरीज। क्या होता है, लाइमन सीरीज। तो सीरीज लिमिट कहां से होगी, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है। बी को देखें, बी कहां पे आ रहा है, बी आ रहा है सर n इज इक्वल टू 2 में। किसमें, 2 में। पर कहां से आ रहा है सर, 5 से आ रहा है। तो बी के लिए देखा जाए तो n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2, तो 2 में आता है तो वो होता है बामर। लेकिन ये आ कहां से रहा है, 5 से। कहां से, 5 से। तो बामर में आ रहा है लेकिन थर्ड मेंबर से आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसे, थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज। ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज। नाउ सी की बात करें तो सी कहां है, सी n इज इक्वल टू 3 में। तो हमें पता है लाइमन, बामर, पास्चन। तो थर्ड क्या होगा, n इज इक्वल टू 3, मतलब पास्चन की बात हो रही है, पास्चन सीरीज। लेकिन आ कहां से रहा है सर, 5 से आ रहा है। तो 5 पास्चन के लिए क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 3, तो सेकंड मेंबर होगा ये। तो हम कह सकते हैं दिस इज सेकंड मेंबर ऑफ पास्चन सीरीज। क्या होगा, पास्चन सीरीज। ठीक है। तो ए बी सी हमें मिल गए हैं। अब अगर हम पता करें कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ए जो है वो सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज है, तो फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। सेकंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, ये भी गलत हो गया, ये तो लाइमन सीरीज में ही है। तो थर्ड क्या है, द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये सही है। सेकंड
बी है थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज, यस बी हमारा थर्ड मेंबर है। और सी की बात करें तो सेकंड मेंबर ऑफ पास्चन सीरीज, तो यस हमारा थर्ड क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन किससे है, ये हमारा ग्रेविटेशन से है। तो ग्रेविटेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिख रखा है कि 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ equal masses work kg made of move along the circumference of a circle of radius 1 meter under the action of their own mutual gravitational attraction, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो स्पीड फाइंड करनी है हमें। तो देखो हमने क्या कहा, बेसिकली सभी के सभी पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इसकी पोजीशंस देख लेते हैं। तो सभी के सभी एक यहां पे रखा हुआ है m, दूसरा पार्टिकल यहां रखा हुआ है m, ये तीसरा पार्टिकल और ये फोर्थ पार्टिकल, ऐसे कुछ रखे हुए और ये इसके अबाउट घूम रहे, मतलब सबकी वेलोसिटी क्या है, वीवी है। तो मैं यहाँ पे इस फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, फर्स्ट वाले की। इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या होंगे, देखो फोर्सेस की बात करें तो एक तो लगेगा ये वाला F1 म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इसके अलोंग लगेगा अपन को विच इज F2, और एक हमारा लगेगा इसके अलोंग और वो भी सेम ही होगा F2। ठीक है, तो F2 की वैल्यू की बात करें तो F2 कितना होगा, तो वो होगा सर G M1 M2 मतलब M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये R है, ये भी R है, तो ये √2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2R। तो ये कितना हो जाएगा, तो G M स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर F2 की वैल्यू। ऐसे ही अगर F1 की बात करें तो F1 कितना होगा, तो F1 होगा सर G M1 M2 मतलब M स्क्वायर अपॉन R, और R कितना है, तो ये 2R है, कितना 2R, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की बात करें इस चीज पर, तो ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री, ये अगेन 45 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं ग्रीन से शो कर देता हूं। ठीक है, ये ग्रीन से, तो F2 का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा F2 cos 45, एक कंपोनेंट F2 sin 45। ठीक है, और F3, ये F3 था हमारे पास है ना, और F2 और F3 इक्वल है। F3 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो F3 cos 45 और डाउनवर्ड हो जाएगा F3 sin 45। देख सकते हैं कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब कि ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है F नेट, वो हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, m इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल विच इज v स्क्वायर बाय r, और नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस 2F2 cos 45 के इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ओके, नाउ F1, वैल्यू ऑफ F1 कितनी है, जी एम स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर प्लस 2, F2 क्या है, जी एम स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, और cos 45 1 बाय √2। 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय √2, एंड दिस वन इज एम वी स्क्वायर बाय आर। एम 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 कैंसिल हो गया, यहां से सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आएगी, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी। तो देखते हैं यहां से v की वैल्यू क्या आती है। अपन को मासेस दे रखा है 1 kg और रेडियस भी दे रखा है 1। ठीक है, तो g के फॉर्म में निकालना है। तो यहां पे अगर सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो देख सकते हैं कि v स्क्वायर r की वैल्यू कितनी है, 1 है, और मास भी 1 है, तो ये हो जाएगा g बाय 4 प्लस दिस इज 2g बाय 2, 2 से 2 भी कैंसिल कर लो है ना, तो g बाय √2, g बाय √2 ऐसा कुछ आएगा।
तो सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा वो मैं बता देता हूं कि v इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ g 1 प्लस 2√2/2। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे ये आएगा अंडर रूट जी 1 प्लस 2√2/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 विच इज अंडर रूट ऑफ जी 1 प्लस 2√2/2 इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किससे, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं वीटी कर्व दे रखा है, तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहां पे दे रखा है कि इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ऑफ AMB, now what would be the shape of corresponding acceleration time graph। तो VT ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की पूछा है। तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है, और dv/dt बेसिकली क्या शो करेगा, इसकी स्लोप को, vt की स्लोप को, vt स्लोप शोज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख सकते हैं a से लेके m क्या है, नेगेटिव स्लोप है और कांस्टेंट है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि a से m में नेगेटिव स्लोप और कांस्टेंट। m पॉइंट पर देखें तो m पॉइंट पर हमारी स्लोप क्या है, स्लोप 0 है, तो मतलब ये 0 हो जाएगा। और m से भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि टू इक्वल कैपेसिटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द टू केसेस। तो बेसिकली पहले क्या है, पहले हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी के सीरीज में ऐड है, तो सी। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट फर्स्ट जो है वो हमारे पास हो जाएगा c/2, क्योंकि होता है C1C2/C1+C2, तो ये हो जाएगा c/2। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमारे पास क्या है कि जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, कैपेसिटी वही है सी से। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2c के बराबर। कितना, 2c। अब हमें रेशियोज निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट फर्स्ट अपॉन सी इक्विवेलेंट 2 बेसिकली हो जाएगा c/2 डिवाइडेड बाई 2c, तो c से c कैंसिल, दैट मीन्स 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 1:4 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं सभी लोग कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। तो सेमीकंडक्टर में भी ट्रांजिस्टर, तो यहां पे लिखा हुआ है कि इफ एन इमीटर करंट इज चेंज्ड बाय 4 मिली एम्पियर एंड द कलेक्टर करंट चेंज बाय 3.5 मिली एम्पियर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी बेसिकली बीटा है ना, बी यहाँ पर जो है वो बीटा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बी इज बेसिकली बीटा, और बीटा क्या होता है, करंट गेन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बीटा की, क्या बीटा, तो करंट गेन हमारा, करंट गेन क्या होगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट होगा, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें इमीटर करंट में चेंज दे रखा है और कलेक्टर करंट में दे रखा है। तो कलेक्टर करंट तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, दिस इज 3.5 मिली एम्पियर, दैट मींस 10⁻⁻3। बेस करंट निकालनी है, तो हमें पता है कि जो इमीटर करंट होता है, चेंज इन इमीटर करंट, वो इक्वल होता है किसके, चेंज इन कलेक्टर करंट प्लस चेंज इन बेस करंट। ठीक है, तो इमीटर करंट में कितना चेंज है, दिस इज 4 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट में कितना है, दिस इज 3.5 मिली एम्पियर, प्लस बेस करंट में चेंज हम निकाल लेते हैं। तो यहां से डेल्टा आई बी कितना आ जाएगा, दिस इज 0.5 मिली एम्पियर, कितना आ जाएगा, 0.5 मिली एम्पियर।
तो यहाँ से बेस करंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो दिस इज 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो ये आएगा हमारे पास क्लियर 7। कितना आएगा 7। तो हम कह सकते हैं कि बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7। सो द वैल्यू ऑफ बीटा इज 7। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 विच इज 7 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है केटीजी और थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन, मतलब हीट या थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हम देख भी चुके हैं, पहले भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो थर्मोडायनेमिक्स का था, अभी भी हमारे पास। ठीक है, तो मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, तो ये नया टाइप का क्वेश्चन है या पैटर्न है जो कि जेईई मेंस में आया है। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना है। तो हम कह सकते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो फर्स्ट हमारा सेकंड के साथ हो जाएगा। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में होता है कि हमारी हीट एक्सचेंज नहीं होती है, मतलब कि हीट कंटेंट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, तो एडियाबैटिक हमारा फोर्थ के साथ हो गया। और आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब कि फर्स्ट। तो हम कह सकते हैं ए होगा बेसिकली किसके साथ, सेकंड के साथ, बी होगा हमारा किसके साथ, थर्ड के साथ, सी होगा हमारा किसके साथ, फोर्थ के साथ, और डी होगा हमारा किसके साथ, फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्या होगा, 2 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखने पे तो ये लग रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, मतलब थर्मल फिजिक्स का एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। तो थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या लिख रखा है, ईच साइड ऑफ बॉक्स मेड ऑफ मेटल शीट इन अ क्यूब शेप ए at a room temperature T. The coefficient of linear expansion of the metal is A. A दे रखा है यहाँ पे अल्फा की जगह ना, तो ये अल्फा होना चाहिए था ना, coefficient of linear expansion of the metal sheet, तो यहाँ पे ये A की जगह अल्फा होना चाहिए, this A should be alpha. Okay, now the metal sheet is heated uniformly by a small temperature delta T so that its temperature becomes T plus delta T. तो calculate the increase in volume of the metal box. तो metal box के वॉल्यूम में कितना चेंज आया वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इनिशियली V इज इक्वल टू कितना हुआ होगा, V इज इक्वल टू ए क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम तो V इनिशियली था एट T पर। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या टेम्परेचर इंक्रीज, तो V फाइनल कितना हो जाता है हमारे पास, तो वो हो जाता है सर V 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये कुछ हो जाता है। तो V इनिशियल है ना, तो ये हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू V इनिशियल गामा डेल्टा टी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम कितना था ए क्यूब, गामा, गामा क्या होता है, ये कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, तो वो होता है बेसिकली गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, कितना होगा 3 अल्फा, तो हम ये लिख देंगे दिस इज 3 अल्फा एंड डेल्टा टी, डेल्टा टी हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी माइनस ऑफ टी, तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी 3 ए क्यूब अल्फा डेल्टा टी, सो दिस इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 विच इज 3 ए क्यूब अल्फा डेल्टा टी इज करेक्ट। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ सर्किट से रिलेटेड लग रहा है। क्या, सर्किट, तो सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि अ सेल E1 ऑफ EMF 6 वोल्ट internal resistance 2 ohm is connected with the another cell E2 of EMF 4 volt and
इंटरनल रेजिस्टेंस 8 ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इजी क्वेश्चन है ना। तो हमने क्या कहा, करंट फ्लो करा देते हैं, तो टोटल नेट करंट कितना हो जाएगा, अगर आंसर की बात करें तो नेट करंट, तो नेट करंट I इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर इक्वलेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जो हमारे सेल हैं उनकी पोलरिटी सेम पोलरिटी ऐड है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 6 - 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो सीरीज में ऐड है तो सीरीज में कितना हो जाएगा 2 + 8, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/5 एम्पियर। कितना हो जाएगा 1/5 एम्पियर, और कहां से, ऐसे जाएगा 1/5 एम्पियर। तो अब यहाँ पे हम Vx माइनस वी वाई निकालें, क्या Vx माइनस वी वाई, तो देख सकते हैं करंट तो ऐसे कुछ जा रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, x से y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो Vx अब माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हुआ होगा, तो +4। अब करंट देखो हमारा ऐसे आ रहा है लेकिन हम जा इस डायरेक्शन में रहे हैं, तो ये माइनस आई आ रहा था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये प्लस आएगा, तो प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है 1/5 और आर कितना है 8 है, ठीक है, और इज इक्वल टू वी बाय। तो यहां से देखते हैं तो वी एक्स माइनस वी बाय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये होगा कितना, दिस वन इज सॉल्व करें तो कितना आएगा इसके, -4 और -8/5, तो आफ्टर सॉल्विंग दैट इट वुड बी -5.6, कितना आएगा -5.6 वोल्ट। और पूछा क्या हमसे, तो पोटेंशियल डिफरेंस, आई थिंक ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होगा, तो यहाँ पे 5.6 वोल्ट आ जाएगा, 5.6 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट विच इज 5.6 वोल्ट, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो काफी लेट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन क्या है कि अ क्यूब ऑफ साइड ए हैज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द वर्टेक्स वेयर, और एक जो हमारा अलग वर्टेक्स है ये वाला, यहाँ पे -q चार्ज रखा हुआ, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो सेंटर ऑफ द क्यूब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन को करने के तरीके मैं बताता हूं तुम्हें कि कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहता कि यहां वाला जो वर्टेक्स है इस पर अगर +q चार्ज होता, क्या +q चार्ज, तो नेट फील्ड कितना हो जाता, सेंटर पे 0 हो जाता, क्या हो जाता 0, क्योंकि एक दूसरे को सभी कैंसिल कर देते। अब यहां पे अगर हम देखें तो +q और -2q चार्ज भी रख दे, सॉरी +q और हम यहां पे माइनस का 2q चार्ज रख दे, तो इसका ऑर्डर कितना होगा -q, रिजल्टेंट अगर देखें इसका तो -q हो जाएगा, मतलब कि -2q चार्ज के कारण जितना फील्ड आएगा सेंटर पर वो इस टोटल चार्ज के कारण हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस वाले चार्ज के कारण तो कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, तो रिमेनिंग किसके कारण बचेगा, ओनली -2q के कारण। तो यहां पर कुछ नहीं है, ये बॉक्स है, ऐसा समझना है तुम्हें कि ये बॉक्स है, क्यूब है, और इसके एक इस वर्टेक्स पे -2q का चार्ज है, इसके कारण हमें इसके सेंटर पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज kq/r²। लेकिन अगर हम देखें कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो ये हो जाएगा kq/r/r³, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पे k की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, q, q कितना है, तो वेक्टर में लिख रहे हैं तो -2q होगा, तो दिस वन इज -2q। r वेक्टर देखा जाए तो r वेक्टर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि r वेक्टर इज बेसिकली x कैप, और बेसिकली a/2 है ना, a/2 x कैप या i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप, ये होगा, ठीक है।
तो इसे लिख देंगे हम क्या, a/2, और आई जे की जगह एक्स वाई लिख रखा है, तो एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, और आर क्यूब क्या हो जाएगा, तो आर तो हमें पता है कि आर होगा अंडर रूट ऑफ a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली √3 a/2। कितना हो जाएगा, √3 a/2। अब इसका भी क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3√3 a³/2, तो 2 हो जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आएगा, दिस वन इज -2q/3√3 पाई ε0 a² और एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहां पे, इसके सेंटर ऑफ द क्यूब पर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो है ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन के आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर टू सैटेलाइट S1 एंड S2 विथ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 1 आवर एंड 8 आवर, मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है, और रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो फाइंड ये करना है हमें द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ सैटेलाइट S1 टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S2। तो हमें रेशियोज फाइंड करने हैं एंगुलर वेलोसिटीज की। तो देखो, हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है। दैट मीन्स t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो हम क्या लिखेंगे, t1/t2 इज इक्वल टू ω2/ω1। अब टाइम पीरियड हमें दे रखे हैं, तो फर्स्ट है हमारा 1 और सेकंड है 8 आर, तो यहाँ से ω2/ω1 आ गया 1/8। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ω1/ω2, वो जाएगा 8/1, मतलब 8/1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज क्या हो जाएगा, 8/1। तो ऑप्शन नंबर 1 8/1 इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई थिंक यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय W इज इक्वल टू समथिंग where x is the displacement, k is the Boltzmann constant, and T is the temperature. Alpha beta is also be constant. Then dimension of beta. बीटा का हमें डायमेंशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बीटा का डायमेंशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस आपको क्लियरली पता होने चाहिए, है ना, सबसे जरूरी वही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, देखो कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि बीटा का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि W जो है, अगर हमें अल्फा का पता चल जाए, देखो अल्फा का, तो हम यहाँ पे किसका निकाल सकते हैं कि W का डायमेंशन, वर्क डन का डायमेंशन और अल्फा एंड बीटा स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होगा, तो बीटा का निकाल सकते हैं। तो अल्फा का पहले निकालते हैं, तो हम देख सकते हैं कि e की पावर ये जो होता है ये तो डायमेंशन लेस होता है, मतलब कि एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के इंटू टी, बेसिकली क्या होगा दिस, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे हम अगर देखें अल्फा का, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। एक्स मतलब मीटर, मतलब कि L2। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का क्या होता है, वो हो जाएगा m1 L2 T-3। ठीक है, और t बचा तो t का क्या हो जाएगा T1। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा देखते हैं, तो दिस वन इज m-1 L2 कैंसिल हो गया और ये बचेगा T-2 या T+2 बचेगा। ठीक है, तो ये अल्फा का डायमेंशन आ गया।
हमें निकालना क्या है, हमें बीटा का निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, विच इज m1 l2 t माइनस टू अपॉन अल्फा, अल्फा का क्या है m माइनस वन टी टू। तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर का। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, m2 l2 t माइनस फोर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो बीटा का क्या हो जाएगा, तो बीटा का हो जाएगा m1 l1 t माइनस टू। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट, m1 l1 t माइनस टू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो अब हमारे पास है इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस है ना, इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस मतलब सेक्शन बी या सेक्शन टू। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन क्या है, तो लिख रखा है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक ऑफ मास समथिंग vertical rough is 0.2. The magnitude of horizontal force that should be applied on the block to keep the block to keep it adhere to the wall will be, मतलब कि बेसिकली उस पर चिपका के रखे, मतलब ब्लॉक उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए बॉल ब्लॉक जो है वो वॉल से चिपका रहे। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे अगर मैं सिस्टम बनाऊं तो हम कह सकते हैं ये हमारी वॉल है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास, ब्लॉक है जिसका मास मैं मान लेता हूं m है। यहाँ पे इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये कांस्टेंट रहे या चिपका रहे या बैलेंस रहे। ठीक है, अब देखो जाए तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, mg को कौन बैलेंस करेगा, तो mg को बैलेंस करेगा फ्रिक्शन। क्या करेगा, फ्रिक्शन। और यहाँ पे f की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ऑब्वियसली ये इसके नॉर्मल, जो नॉर्मल लग रहा होगा वो f को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन वर्टिकल, इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो एफबीडी बनाने के बाद वर्टिकल में देखें तो हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन बेसिकली mg को बैलेंस कर रहा होगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इनटू नॉर्मल इक्वल्स टू mg। एंड हॉरिजॉन्टल, एंड हॉरिजॉन्टल की बात करें तो फोर्स बेसिकली n के इक्वल होगा, नॉर्मल हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे है, लिमिटिंग केस के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे म्यू इंटू एफ इज इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू एम जी बाई वी। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, तो एम की वैल्यू कितनी है, दिस इज 0.5, जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू 0.2, ये कैंसिल हो गया। तो 2.5, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन। तो हमारा आंसर होगा 25, 25 is correct. Okay, now the next question, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब एसी का क्वेश्चन होगा ऑब्वियस सी बात। तो रेजोनेंस सर्किट हैविंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस समथिंग समथिंग oscillate at the frequency this, so the value of quality factor of the resonator is, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर विच इज एक्चुअली Q, तो Q इज इक्वल टू होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट L बाय आर। ठीक है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन इनटू L बाय आर। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 2 पाई एफ नॉट L बाय। अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई एफ नॉट क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, जिस 10 मल्टीप्लाई बाय मेगा, मेगा हर्ज में है तो मतलब 10 की पावर 6, तो दिस इज 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो दिख रही है ये 2 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज 6.28, 6.28। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, एंड दिस वन इज 2 टाइम्स। ओके, और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 7, 7 में से 3 मतलब कि बचेगा ये 2000।
कितना बचेगा 2000। तो क्वालिटी फैक्टर कितना आएगा हमारे पास 2000। ठीक है, तो 2000 हमारा आंसर होगा। ठीक, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाइड्रोलिक प्रेशर, ओ हो, तो मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन किसका होगा, फ्लूइड का। तो फ्लूइड का बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि अ हाइड्रोलिक press can lift 100 kg when a mass m is placed on the smaller piston. It can lift kg when the diameter of the larger piston increased by, ये आई ऐसे लिखा हुआ है, increased by 4 times and that of smaller piston is increased by 4 times keeping the same mass m on the smaller piston. तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन है, मतलब कि पास्कल्स लॉ हमारा अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ हमारा क्या कहता है कि किसी भी लिक्विड में, क्या किसी भी लिक्विड में अगर सेम लिक्विड में कहीं भी प्रेशर में कोई भी चेंज होता है तो वो चेंज पूरे लिक्विड में हर एक पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर की बात है, तो ये हमने हाइड्रोलिक प्रेशर बना दिया, इज लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर कैन लिफ्ट 100 केजी, तो 100 केजी का कार वार रखी होगी कुछ, है ना। इसको मैं ट्रक बना देता हूँ, ये हमारा ट्रक हो गया एंड दिस वन इज 100 केजी। और दूसरी तरफ हमारा क्या है, दूसरी तरफ पिस्टन पे रखा हुआ है स्मॉल एम का ब्लॉक। ठीक है, इट कैन लिफ्ट, तो कितना लिफ्ट कर सकता है ऐसा कुछ बोला है, और इसका एरिया मैं बोल देता हूँ दिस वन इज A2 एंड दिस वन इज A1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सेम पोजीशन पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम लेवल पे सेम प्रेशर रहता है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। तो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा हमारे पास एम जी, मतलब 100, तो 100 जी, या फिर पी नॉट भी ले सकते हो। तो पी नॉट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि अगर आप लोग लिखना चाहो कि नहीं सर पी नॉट भी लिखो, तो देखो पी नॉट भी लिख लो, है ना। तो क्या लिखेंगे, पी ए टी एम प्लस एम जी बाई ए, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो 100 जी बाय ए टू इज इक्वल टू पी बी, पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एम जी बाय ए वन, पी नॉट कैंसिल, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि m is placed when the diameter of the larger piston increased by 4 times, diameter हमने कितना कर दिया 4 times, and the smaller piston is increased by, sorry decreased by 4 times, और इस स्मॉलर को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो सेम मास m ऑन द स्मॉलर पिस्टन कीपिंग द सेम मास m इन द स्मॉलर पिस्टन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि लेट m मास कैन लिफ्ट m नॉट इन सेकेंड केस। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा कितना टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज, और ये कितना हो गया, ये हो गया 4 टाइम डिक्रीज, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, है ना। तो रेडियस जैसे कि अगर लाइक इसका एरिया ये पिस्टन वाला है डिस्क टाइप का, तो हम कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास वो भी 1/4 ही हो जाएगी, तो एरिया कितना हो जाएगा A2 डैश विच इज पाई आर स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर बाय 16, और ये 16 मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और A2 डैश क्या हो जाएगा, तो A1 डैश हो जाएगा हमारे पास विच इज कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 16, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास दिस वन इज A2 बाय 16 एंड दिस वन इज A1 बाय, सॉरी ये हो जाएगा 16 A2 हो जाएगा।
बट इसको हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16A2 और दिस वन इज A1/16, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो m0 इंटू जी अपॉन 16A2 is balanced by mg upon a1 अपॉन 16, दैट मीन 16। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 एंड 2, अब हमें एम नॉट निकालना है, एम नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय 1 एंड 2 देख सकते हैं कि एम नॉट की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो कितना आएगी। तो दिस वन इज, नेक्स्ट पेज में हम ले लेते हैं, तो दिस वन इज 100G by A2 divided by m0G by 16A2 is equals to mg by a1 upon 16 mg by a1 a1 mg mg कैंसिल, a2 g भी कैंसिल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो m नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी बेसिकली 25,600 kg। कितना आ जाएगा, 25,600 kg, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 25600। कितना आएगा, 25600। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंक्लाइन प्लेन। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब एनएलएम का क्वेश्चन होगा। तो हमें क्या दे रखा है कि इंक्लाइन प्लेन इज बेंड इन सच अ वे दैट द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय y is equals to x square by 4, where y is in vertical and x is the horizontal direction. If the upper surface of the curve is rough, अपर सरफेस क्या है, रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, तो मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर एट विच अ स्टेशनरी ब्लॉक विल नॉट स्लिप डाउनवर्ड, ऐसी बात कर रहा है कि वो स्लिप नहीं करता है डाउनवर्ड। तो देखो, अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये एक पैराबोला है ना, और पैराबोला को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 का है, मतलब कि ये y एक्सिस पे बनेगा। तो y एक्सिस पे इज लाइक दिस, दिस इज x, दिस वन इज y। अब यहाँ पे h हाइट पर हम मान लेते हैं कि इस पे एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब देखा जाए तो ये थीटा हम निकाल सकते हैं कैसे, कि टेन थीटा जो होता है स्लोप विच इज dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स देखें तो क्या होगा, दिस वन इज 2x/4, दैट मीन्स x/2, क्या होगा, x/, ठीक। अब टेन थीटा हमारे पास कितना आ गया, तो दिस इज एक्चुअली 0.5, कितना, 0.5 x आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि नॉट स्लिप की कंडीशन क्या होती है, तो हमें पता है कि ये हो जाएगा mg, और इसका एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, तो ये थीटा होता है, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये क्या चाहेगा, इसकी टेंडेंसी कहाँ होगी स्लिप होने की, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब फ्रिक्शन इसको संभालेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल। तो फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पे, mg sin थीटा। तो नॉट स्लिप की कंडीशन क्या होगी कि म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल देख सकते हैं कि mg cos थीटा के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा हमने निकालना है 0.5 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो ये म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5
इज इक्वल टू 0.5 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब x की 1 की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें हाइट ही तो निकालनी है h। तो हम कह सकते हैं हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स की वैल्यू 1/4, तो 1/4 क्या होता है 0.25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, नॉट सेंटीमीटर, इट इज इन मीटर। तो 0.25 मीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो क्या है द मैक्सिमम हाइट इन विच स्टेशनरी ब्लॉक विल नॉट स्लिप, तो 25 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज, बेसिकली देखा जाए तो ये EMW मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, इस ट्रेवलिंग इन अ मीडियम हुज रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू रिलेटिव है इसलिए एप्सिलॉन आर, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी मतलब कि म्यू आर की वैल्यू दे रखी है, बोथ आर 2। तो वेलोसिटी इन द मीडियम फाइंड करनी है, वेलोसिटी इन द मीडियम। तो हमें पता है बच्चों कि हमारी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 1/√ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। क्या होता है म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब अगर म्यू की बात करें तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, मीडियम में और वैक्यूम में। ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी। और एप्सिलॉन क्या होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां पे हम एक चीज कर लेते हैं कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर को मैं अलग अलग कर लेता हूं। तो 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी c के बराबर, तो दिस इज c/√ऑफ एप्सिलॉन आर और म्यू आर। ठीक है, और c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सॉरी एप्सिलॉन आर और म्यू आर, एप्सिलॉन आर कितना है 2 और म्यू आर भी कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा यहां से निकल के आ जाएगा भाई साहब 2। तो 3/2 मतलब 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ ऐसा कुछ होगा। अब हमें पूछा क्या है मीडियम में कितना मल्टीप्लाई 10⁷, तो इसे लिख सकता हूं मैं 15 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेनर डायोड का, है ना, मतलब कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन हमारे पास दो आ चुके हैं, एक तो हमारा ट्रांजिस्टर का था, एक जेनर डायोड, तो दोनों के दोनों आ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर, मतलब देखा जाए तो जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के बिहाफ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन कनेक्शन विद द सर्किट ड्रॉ बिलो द करंट या द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 2k ओम रजिस्टर इज। तो बेसिकली हमें इसमें 2k ओम में कितनी करंट जा रही है वो लिखना है। तो क्या बोलते हैं जेनर डायोड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो स्पेसिफिक इजी होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जेनर डायोड के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है VZ वो कितना है 5 वोल्ट, तो यही वोल्टेज बेसिकली 2 किलो ओम के अक्रॉस भी होगा, और हमें इसमें क्या निकालनी है, हमें इसमें करंट निकालनी। तो करंट कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू जेनर डायोड का वोल्टेज अपॉन R। तो VZ कितना है ये 5 अपॉन R कितना है, दिस इज 2 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो 25 इंटू 10⁻4 एम्पियर इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। तो इतना इजी होता है भाई जेनर डायोड के क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑडिएबल सिग्नल्स, है ना, मतलब कि ये हमारा जो लास्ट चैप्टर होता है कौन सा कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन मतलब प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन POC का क्वेश्चन है। तो क्या है एन ऑडियो सिग्नल VM इज इक्वल टू समथिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट
a carrier wave is something, so the value of percent modulation is the value of percent modulation. तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला याद है तो जेईई मेंस स्पेसिफिक जो चैप्टर्स हैं वो हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे और बहुत जरूरी भी है उनसे। अभी देख सकते हो आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मतलब कि 16 मार्क्स के तो इजीली आ रहे हैं, 16 से 20 मार्क्स जेईई मेंस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परसेंटेज मॉड्यूलेशन जो होता है और इजीली हो भी जाते हैं, है ना। तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो AM अपॉन AC होता है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव या ऑडियो सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। तो AM कितना है, AM हमारा 20, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा भाई साहब VM इज इक्वल टू AM साइन ओमेगा M इंटू टी, ठीक है। ऐसे ही कैरियर वेव की देखें तो VC इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा C इंटू टी, फेज यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो AM कितना आ गया 20 और AC कितना आ गया, ये हो गया 80। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। और परसेंटेज में बात करना है तो 100 लगा दो, 100%, ठीक है। तो मतलब कितना आ जाएगा 25%, दैट मीन्स 25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। 25 इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ वॉल विल बी एट अ स्पीड ऑफ इतना कोलाइड विद, तो मतलब ये हम देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है, मतलब कि कोलिजन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है अ बॉल विल अ स्पीड ऑफ दिस कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच मेक्स अ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन, मतलब 30 डिग्री बना रहे हैं भाई साहब टकराने के बाद। तो द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज x रेशियो y, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या x क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कंडीशन देखें तो एक बॉल थी B जो कि इनिशियली कैसी थी रेस्ट पे थी, और एक बॉल थी A जो कि चल रही थी भाई साहब 9 मीटर पर सेकंड से। दोनों का मास वही सेम m और m, ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है। क्या हुआ आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दोनों की दोनों बॉल 30 डिग्री एंगल पे चल जाती है। तो ये भी किस पे जा रही है 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। मैंने कहा दोनों की वेलोसिटी के बारे में बात करें तो ये v1 से जा रही है, ये v2 से जा रही है, ऐसा कुछ कह देते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट होगा ये वाला v1 cos 30 और ये वाला हो जाएगा v1 sin 30, ठीक है। ऐसे ही v2 का भी हो जाएगा, तो v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट v2 sin 30, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोलिजन, तो कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन में बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इन x डायरेक्शन, अब x और y क्या मानते हैं देखो, तो x हम ये मानते हैं और y ये मानते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में तो इन x डायरेक्शन बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे px इनिशियल इज इक्वल टू px फाइनल। तो px इनिशियल क्या हो जाएगा, तो px इनिशियल है m इंटू 9 प्लस सेकेंड का तो 0, वो तो रेस्ट पे था। सेकेंड वाले में देखें तो फर्स्ट हमारी भाग रही है v1 से, तो m इंटू v1 cos 30 प्लस m v2 cos 30, ठीक है। तो m m m कैंसिल, तो यहां से क्या आएगा v1 cos 30 प्लस v2 cos 30 इज इक्वल्स टू 9। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन की बात करें तो y में हमें क्लियर दिख रहा है इन y डायरेक्शन बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, तो पहले तो 0 थी, बाद में कितनी थी m1 v1 sin 30 ऊपर और माइनस ऑफ m v2 sin 30 जो कि नीचे की तरफ। तो यहां से कितना आ जाएगा कि v1 इज इक्वल टू v2, कितना आ गया v1 इज इक्वल टू v2। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 1 में v1 इज इक्वल टू v2 पुट कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 2v1 cos 30 इज इक्वल टू 9। cos 30 की वैल्यू सर जी √3/2,
कितनी, √3/2। हमें निकालना क्या है, हमें तो वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी का रेशियो। तो वो तो क्या है, 1:1 दिख रहा है ना। क्योंकि देखो निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन, मतलब कि v1/v2। तो v1/v2 तो हमारा 1:1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1:1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हमारा आंसर तो आ गया 1। और अगर v1 की वैल्यू निकालनी है तो v1 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, v1 और v2 की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो यहां पर एक और सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आ गया है ना, कॉमन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का ये क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर रेडियो सेट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, एक्चुअली एसी का क्वेश्चन है ना, एसी और ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा यूज है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो एसी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, अ कॉमन ट्रांजिस्टर रेडियो सेट रिक्वायर्ड 12 वोल्ट डीसी फॉर इट ऑपरेशन। नाउ द डीसी सोर्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर एंड अ रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर क्या करता है भाई, तो सर रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, रेक्टिफाइड करता है एसी को डीसी में। when are operated at 220 volt AC on the standard domestic AC supply। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा 220 वोल्ट, मतलब वेरी करता है ये 210 से 230 तक। तो 220 हम एवरेज लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज 24, देन द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स आर। तो इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि V1 हमारा इनपुट वाला दे रखा है 220 वोल्ट, और V हमारा फाइनल वाला की बात करें तो क्या कर रहा है ये, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 220 को वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, स्टैंड 12 वोल्ट में। तो V फाइनल हमारा कितना हो रहा है, 12 वोल्ट। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये हमारी कॉइल है, ट्रांसफार्मर की कॉइल, इसमें प्राइमरी सर्किट ये है, सेकेंडरी सर्किट ये है, इसमें हमारे पास एनपी टर्न्स हैं, इस पे एनएस टर्न है। यहाँ पे हमारा एसी सर्किट लगा हुआ है जो कि है V इनिशियल विच इज 220 वोल्ट, और यहाँ पे हमने कुछ बनाया है जो कि हमारी वोल्टेज आ रही है 12 वोल्ट, और उसे डीसी मतलब रेक्टिफायर लगा के हमने इस एसी को डीसी में कन्वर्ट किया 12 वोल्ट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं V फाइनल कितना है या V2 कितना है, 12 वोल्ट। हमें पता है कि जो रेशियो होता है वो हमारे पास होता है V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2। यहाँ पे V1 V2 क्या होता है, तो V1 होता है प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज विच इज 220, V2 क्या होता है सेकेंडरी का विच इज 12 वोल्ट, इक्वल्स टू N1 प्राइमरी के टर्म्स हमने निकालने हैं। ठीक है, और N2 सेकेंडरी कॉइल के टर्न हमें दिए हुए हैं 24। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहां से नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 440, मतलब 440। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी आर 440, कितना 440। तो हमारा आंसर होगा 440 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट। तो बेसिकली पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, मतलब कि ये भी एक जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है। ठीक है, तो पोलराइजेशन, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख रखा, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजर ऑफ पोलराइजेशन experiment and the intensity of light beam emerging from analyzer is measured as 100 लूमस। 100 लूमस मतलब कि हमारी लास्ट इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 100 लूमस के बराबर। नाउ इफ द एनालाइजर इज रोटेटेड अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस by 30 degree in a clockwise direction, the intensity of emerged light will be। इंटेंसिटी ऑफ इमर्ज लाइट हमें फाइंड करनी। तो इनिशियली क्या थे, पोलराइजर और एनालाइजर सेम एक्सिस पे रखे हुए थे, मतलब सेम सेंस पे, मतलब उनके बीच का एंगल कितना था, 0 था। तो पहले क्या था, ये हमारे पास बोल देते हैं हम T1, दिस वन इज T1 जो कि है हमारा पोलराइजर, दिस वन इज
पोलेराइजर, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं ना। और ये हमारा है T2 जो कि होता है एनालाइजर। क्या है? एनालाइजर। अब इनके बीच में जो एंगल है वो इनिशियली क्या था? जीरो था। इनिशियली थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है कोई भी अनपोलराइज लाइट आती है जिसकी इंटेंसिटी मैंने कहा आई नॉट है। कितनी है? आई नॉट। तो जब ये पोलराइजर से निकलेगी तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? दिस इज आई नॉट बाई टू, हाफ हो जाती है। ठीक है। अब यहां से इंटेंसिटी निकलती है तो हमें पता है कि मेलस लॉ क्या कहता है कि आई नॉट या आई डैश इज इक्वल टू जो भी इंटेंसिटी आ रही है, मैं बोल रहा हूं आई है। कितनी? आई। तो ये हो जाएगी आई कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना? जीरो। तो कॉस जीरो कितना होगा? वन। तो आई डैश किसके इक्वल हो जाएगा? किसके हो जाएगा? आई के। तो आई कितना है? आई नॉट बाई टू। अब आई नॉट बाई टू हमें दे रखे कितनी? 100 लूमस। तो यहां से आई नॉट की वैल्यू क्लियर क्लियर देख लीजिए कितनी है? 200 लूमस, लूमन्स। ठीक है। अब हमने क्या किया सेकंड केस में? सेकंड केस में हमने एनालाइजर को 30 डिग्री घुमा दिया। कितना घुमा दिया? 30 डिग्री। तो अगेन वही, ये हमारे पास T1 और अब T2 हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो लाइट तो वही आ रही है, तो जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई है। तो ये आई नॉट यहां पे आएगा तो कितना हो जाएगा? दिस वन इज आई नॉट बाई टू। अब यहां पे जब लाइट आएगी आई डबल डैश, तो वो कितनी हो जाएगी? तो मेलस लॉ क्या कहेगा कि आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30। आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 200 बटे 2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? ये होता है सर √3/2, मतलब 3/4 हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या होगा? कैंसिल। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा 25। तो कितना आएगा भाई? इट इज 75 लूमस। क्या जाएगा? 75 लूमन्स। लूमन्स इज यूनिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 75 इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 75 इज करेक्ट। तो यहां पर हमारे सभी के सभी 30 क्वेश्चन हमने क्या करें? सॉल्व कर लिए। तो 75 इसका आंसर होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन, इस जो पेपर है इसमें से हमें एनालाइज भी करेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसके पार्ट क्या है। तो वो एनालाइज मैं आपको इस वीडियो के बाद ऐड करके भेज दूंगा। ठीक है। ओके, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो एट द लास्ट इस पेपर का एनालिसिस क्या है ना, कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थर्मल फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, जो कि हैं कितने? 4 क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चंस में से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन केटीजी के हैं और 2 मैटर ऑफ प्रॉपर्टी के हैं। मैटर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब एक तो है थर्मल एक्सपेंशन का और एक है यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ओनली 1 क्वेश्चन आया है। वेव ऑप्टिक्स से देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आए हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से 3 क्वेश्चन आए इस पेपर में बच्चों, देखो। और करंट, करंट से 2 क्वेश्चन। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी से ओनली 1 क्वेश्चन ही आया है ना। और मॉडर्न फिजिक्स 2, जो कि आना भी तय है। मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। एसएचएन से ओनली 1 क्वेश्चन, तो ज्यादा वेटेज रखता नहीं है एसएचएन। काइनेमेटिक्स से 1 क्वेश्चन, वो भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आया है। कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन जो कि इजी था, सीरीज और पैरेलल वाला। सेमीकंडक्टर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन, देखो सेमीकंडक्टर जो जेईई मेंस का स्पेसिफिक टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चन आए हैं ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि इतना बड़ा चैप्टर है उससे ओनली 1 क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज्यादा वेटेज नहीं रखता था। यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन। एनएलएम से 2 क्वेश्चन है और दोनों के दोनों ही फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रिक्शन। ठीक है। एसी, एसी से भी 2 क्वेश्चन है। नाउ फ्लूइड, फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में 1 क्वेश्चन। ईएमडब्ल्यू जो कि जेईई मेंस टॉपिक है उससे भी 1 क्वेश्चन। पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, इससे भी 1 क्वेश्चन है। और एट द लास्ट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से भी 1 क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो बच्चों कि जेईई मेंस जो स्पेसिफिक टॉपिक है, लाइक सेमीकंडक्टर हो गया और ईएमडब्ल्यू हो गया और पीओसी हो गया, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। और वेव ऑप्टिक्स में भी एक पोलराइजेशन से है, वो भी हमारा सेमीकंडक्टर
जेई मेंस स्पेसिफिक है, तो मतलब कि जेई मेंस के टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो जेई मेंस के टॉपिक्स छोड़ना नहीं है, ठीक है। और थर्मल फिजिक्स तो देख ही रहे हो, तबाही मचा रहा है, 16 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पेपर का एनालिसिस था, जो कि है 24 फैब का, ठीक है। तो आप लोग इसी बिहाफ पर तैयारी करें कि किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्या आ रहे हैं, थर्मल फिजिक्स, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, उन्हें भी पता चले कि क्या क्वेश्चंस रियलिटी में जेईई मेंस से आ रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।